गांव में हरि प्रसाद और मोहनलाल नाम के दो मित्र रहते थे। उनमें अच्छी मित्रता थी। हरि प्रसाद को सभी गांव वाले हरि कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही उदार और दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति था। लेकिन मोहनलाल उतना ही कठोर और लालची व्यक्ति था। हरि भाई, अपनी कमाई तो तुम दूसरों की भलाई में लगा देते हो। इसी कारण एक न एक दिन तुम भिखारी बन जाओगे। अरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला? ऐसी कहावतें तो बस कहने में ही अच्छी लगती हैं। अरे भाई, जब मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? ये तो सभी जानते हैं कि तुम्हारे खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है, लेकिन तुम आधे से ज्यादा बेचकर गांव वालों की भलाई में लगा देते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र, मैं भी चलता हूँ। मोहनलाल को हरि प्रसाद की ये दरियादिली पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इसी वजह से सारे गांव वाले हरि प्रसाद को बहुत पसंद करते थे। वो बड़बड़ाते हुए अपने घर को जा रहा था। सारे गांव में इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ये भलाई का ढिंडोरा भी पीटता है। तभी सारे के सारे गांव वाले इसको दुआ सलाम करते हैं, लेकिन मुझे पूछते ही नहीं। ठीक है, अब मैं भी इनसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो बड़बड़ाते हुए ही अपने घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी कमला ने उसे यूं देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ जी, ये क्या बड़बड़ा रहे हो और आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे क्या बताऊं, ये सब मेरे मित्र हरि प्रसाद की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं, आप ठीक ठीक बताइए। तुम तो जानती हो ना, हरि प्रसाद के खेत पूरे गांव में सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो अपना भलाई का ढिंडोरा पीटते हुए सारे गांव वालों पर लुटा देता है। लेकिन इससे आपको क्या समस्या है? इन्हीं सब हरकतों की वजह से सभी गांव वाले इसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे कोई भाव नहीं देता। काश ऐसा होता कि इसकी उपजाऊ जमीन इससे छीन जाती तो इसकी अक्ल ठिकाने आती। इसके लिए तो आपको कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए मैं कर भी क्या सकता हूँ? सरपंच भोपाल सिंह भी तुम्हारा मित्र ही है ना? क्यों ना तुम अब हरि प्रसाद को सरपंच से उधार लेने के लिए उकसाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हरि प्रसाद के पास इतनी उपजाऊ जमीन है और धन भी खूब है, तो वो सरपंच से उधार क्यों लेगा? ये तो मैं आपको बताऊंगी ना। कमला ने अपने मन में चल रही योजना मोहनलाल को बताई। ये सुनकर मोहनलाल बहुत खुश हुआ। सच कहो कमला, तेरे दिमाग की तो दाद देनी होगी। तूने क्या तरकीब निकाली है? तो जल्दी से अपने सरपंच मित्र के पास जाओ और उसे भी हरि प्रसाद के खिलाफ भड़काओ। राम राम सरपंच जी। कहो मोहनलाल, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। अरे क्या हो गया जो मेरी हालत खराब हो जाएगी? देखो, गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास है, लेकिन फसल सबसे ज्यादा मेरे मित्र हरि प्रसाद के खेतों में उगती है। तुम उसकी भी जमीन अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते? अरे भाई, अपने नाम ऐसे थोड़ी ना हो जाती है जमीन। उसके लिए बहुत सारा साजिश करना पड़ता है, और वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर मैं उसकी जमीन पर कब्जा कैसे कर लूं? क्योंकि मुझे उसकी दरियादिली की लोहा पीटना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास एक योजना है जिससे तुम उसकी जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। मैं तो कब से उसकी जमीन पर कब्जा करने का सोच रहा हूँ। तुम जल्दी से अपनी योजना बताओ। तुम अपने किसी खास नौकर को, जिसे हरि प्रसाद ने कभी न देखा हो, उसे उसके घर बहुत ज्यादा उधार पैसे मांगने के लिए क्यों नहीं भेज देते?
मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा और मैं उसे आपसे कर्ज उधार लेने पर बेबस कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हरि प्रसाद के पास बहुत धन है, वो भला मुझसे उधार क्यों मांगेगा? आप बस किसी बेचारे दिखने वाले नौकर को अधिक धन मांगने को कहो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कल हरि प्रसाद के घर पर ही रहूंगा। अगले सुबह मोहनलाल हरिप्रसाद के घर जा पहुंचा। थोड़ी ही देर में बूढ़ा व्यक्ति भी हरिप्रसाद के पास जा पहुंचा और रोते हुए कहने लगा, बेटा मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ। कहो बाबा जी, क्या समस्या है? मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर मैं उनको दहेज नहीं दिया तो वो बारात नहीं लाएंगे। मेरी मदद करो बेटा। लेकिन बाबा, तो आप महाराज के पास अपनी समस्या लेकर क्यों नहीं जाते? गया था बेटा, लेकिन महाराज हम जैसे छोटे लोगों की कहाँ सुनते हैं। हम तो बस तुम्हारे जैसे भले मनुष्य का ही भरोसा है। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपको कितने रुपए की आवश्यकता है? अगर तुम मुझे 80,000 दे दो तो मैं इतने में ही काम चला लूंगा। इतनी ज्यादा रकम तो मैं नहीं दे सकता। मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है, इतने की व्यवस्था कैसे करूं? अरे मित्र हरि प्रसाद, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अपने गांव के सरपंच मेरे अच्छे मित्र हैं, तुम उनसे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटेगी तो उन्हें लौटा देना। लेकिन इतनी रकम बहुत है, मैं लौटा कैसे पाऊंगा? तुम धीरे धीरे करके किश्तों में लौटाओगे ना। हाँ, ये बात भी है। बाबा, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसी समय हरिप्रसाद कर्ज लेने के लिए सरपंच के घर गया। जब सरपंच ने हरिप्रसाद को अपने घर पर देखा तो वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे हरि प्रसाद भाई, कहो आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे आपसे थोड़ा कर्ज चाहिए था। तुम्हें कितना कर्ज चाहिए? मुझे 80,000 की रकम चाहिए। देखो हरि प्रसाद, मैं तुम्हें इतनी रकम दे तो दूंगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने की मोहलत दूंगा। इसके बाद तुमसे मेरी पूरी रकम चाहिए। सरपंच जी, आप भरोसा रखिए, जैसे ही मेरी फसल कटेगी तो मैं आपको पूरी रकम अदा कर दूंगा। सरपंच भोपाल सिंह हरिप्रसाद को 80,000 रुपए की थैली पकड़ा दी। हरिप्रसाद वो रुपए अपने घर ले आया और पूरी रकम उस बूढ़े को दे दी। रुपए लेकर बूढ़ा वापस सरपंच के पास आ गया। ये लीजिए सरपंच जी, आपकी रकम घूर भीर के आपके पास ही आ गई। मोहनलाल ने तो बहुत बढ़िया योजना बनाई है। मेरी रकम भी मेरे पास आ गई और हरि प्रसाद भी मेरा कर्जदार बन गया। धीरे धीरे 2 महीने ऐसे ही बीत गए। हरिप्रसाद की फसल कटी और वो अपनी फसल को बाजार में बेच लाया और सरपंच की रकम देने उसके घर जा पहुंचा। ये लीजिए सरपंच जी, मैंने आपसे जितनी रकम उधार ली थी वो वापस करने आया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वो तो सिर्फ रकम है, मुझे तो ब्याज भी चाहिए। क्या? लेकिन सरपंच जी, मेरे और आपके बीच तो ब्याज की बात हुई नहीं थी, सिर्फ 2 महीने बाद असल रकम लौटाने की बात हुई थी। तो क्या मैंने सबको मुफ्त में ही कर्ज देने का ठेका ले रखा है? मुझे तो मेरी रकम ब्याज सहित ही वापस चाहिए। तुम अच्छे से समझ लो हरि प्रसाद, तुम्हारे खेत अब मेरे होंगे
जब तक तुम सूद समेत मेरा कर्ज वापस नहीं करते। चलो अब निकल जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो बताइए आपका कितना ब्याज बना? मैं सबसे कर्ज के 3 गुना ब्याज लेता हूँ, तुमसे भी उतना ही लूंगा। इतना ब्याज? इतना ब्याज तो मैं अपने खेतों को बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह अन्याय है सरपंच जी, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। उसी दिन हरि प्रसाद अपने शहर के राजा वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताते हुए बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे मित्र मोहनलाल और सरपंच को भी महल में बुलाऊंगा। आप बुला लीजिए महाराज, मुझे कोई समस्या नहीं है। सैनिकों, तुरंत जाओ और हरि प्रसाद के मित्र मोहनलाल और इस गांव के सरपंच को तुरंत महल बुलाकर लाओ। महाराज का आदेश पाते ही वे तुरंत मोहनलाल और सरपंच महल आ गए। सरपंच जी, आपके बारे में हरि प्रसाद ने बताया है कि आप अपनी मर्जी से भारी भरकम ब्याज लगाकर हरि प्रसाद के खेतों को अपने नाम कर लिया है। अरे महाराज, या तो मेरे पर झूठा आरोप है। असल में मैं ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो हरि प्रसाद के मित्र मोहनलाल से भी पूछ लीजिए। कहो मोहनलाल, सरपंच जी सही कह रहे हैं। जी महाराज, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो मोहनलाल? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे झूठे दिखावे से परेशान हो गया हूँ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मोहनलाल? महाराज, ये सारे गांव में भला करने का ढोंग करता है कि अपने खेतों में हो रही पैदावार का आधा हिस्सा गांव वालों को बांट देता है, ताकि सारे गांव वाले आपको नहीं, इसे राजा समझें। ये बहुत चालाक व्यक्ति है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा गांव वालों को दान कर देते हो? नहीं महाराज, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन तो क्या तुम खुद को राजा समझने लगे हो? लोगों की मदद करने का काम मेरा है, ना कि तुम्हारा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने के बजाय खुद के काम में प्रयोग करते तो तुम सरपंच के कर्ज को सूद समेत लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूं कि हरि प्रसाद के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे गांव का है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी मदद कर सकता हूं। मैं अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा हरि प्रसाद को खेती करने के लिए दे सकता हूं। तुम इससे अपनी मर्जी से जो देना चाहते हो दे सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। कहीं तुम उस जमीन के हिस्से के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो जो बिल्कुल बंजर है? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। आखिर खेत तो खेत होता है, भले ही बंजर ही हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आज से हरि प्रसाद का खेत सरपंच का हुआ और सरपंच जो खेत हरि प्रसाद को देना चाहते हैं वो हरि प्रसाद का हुआ। ये मेरा आदेश है। हरि प्रसाद निराश मन से अपने घर लौट आया। वो बहुत दुखी था, लेकिन सरपंच और मोहनलाल बहुत खुश थे। हरि प्रसाद जब अपने घर लौटा तो उसे निराश देखकर उसकी पत्नी बुंदा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि
सब बड़े लोग एक जैसे होते हैं, कोई भी भला करने वालों की नहीं सुनता। आखिर आपका इतना भला करना किस काम आया? मुझे अभी भी भरोसा है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारी उपजाऊ जमीन तो उस सरपंच ने हड़प ली। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। वो सरपंच तो था ही लालची। अगर मुझे शिकायत है तो अपने दोस्त मोहन लाल से। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये सब बातों को छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो, जो होगा ठीक ही होगा। अगले ही दिन हरिप्रसाद सरपंच की दी हुई बंजर जमीन पर जा पहुंचा। वो काम शुरू करने ही वाला था कि उसने देखा 2 सैनिक झाड़ियों में छुपे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। तुमने ये योजना ठीक प्रकार से बना दी है ना? आगे ऐसा ना हो कि हम महल में ही पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता मत करो, राजा का प्रधानमंत्री हमसे मिला हुआ है। हम रात्रि में ही राजा को मौत के घाट उतारकर भाग जाएंगे और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अच्छा, तो सैनिक महाराज को मारने की गुप्त योजना बना रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। हरिप्रसाद कुछ समय भागते हुए राजा के महल जा पहुंचा और वो अंदर जाने ही वाला था कि उसे राजकुमार अजय सिंह ने रोक लिया। अरे तुम ये इतनी जल्दी में कहाँ जावे हो? राजकुमार जी, मुझे एक बहुत बड़ी गुप्त बात पता चली है। ये गुप्त बात क्या है? मुझे भी बताओ। राजकुमार जी, आपके महल में ही महाराज को मारने की साजिश रची जा रही है। मैंने अभी झाड़ियों में 2 सैनिकों को ऐसी बात करते हुए सुना है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी राजकुमार जी, मैंने अपने कानों से बात सुनी है। तो तुम अभी पिताजी के पास चलो और उन्हें सब बताओ। नहीं राजकुमार जी, ये बात आप जल्दी महाराज को बताइए। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो? क्या तुम्हें नाम नहीं पाना चाहते? मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है राजकुमार जी। इतना कहकर हरिप्रसाद वापस अपने खेत की ओर लौट आया और लगा। उसने उस खेत को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। एक दिन जब वो हल चला रहा था तो उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया। तो हरिप्रसाद ने उस जगह पर खुदाई की तो उसने देखा कि वहाँ एक बक्सा पड़ा हुआ है। जब उसने बक्से को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौंक गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इसे अपने साथ घर ले चलूं? वह बक्से को अपने घर उठा लाया। उसकी पत्नी ने इतना सारा धन देखकर बहुत खुश हो गई। आप ठीक ही कहते थे जी, कर भला तो हो भला। हमारी उपजाऊ जमीन तो सरपंच ने हड़प ली, लेकिन अब हम उस जैसी बहुत सी जमीन खरीद सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल हरिप्रसाद का पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया था। उसने हरिप्रसाद को बक्सा लाते हुए देख लिया था। मोहनलाल बाहर खड़ा होकर हरिप्रसाद और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। क्या हरिप्रसाद को सोने से भरा बक्सा मिला है? अब तो ये फिर अमीर हो जाएगा। मुझे इस बात को सरपंच को बताना पड़ेगा। उसी वक्त मोहनलाल सरपंच के घर पहुंचा और कहने लगा, अरे सरपंच भाई, तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कर वो बंजर जमीन हरिप्रसाद को दी थी, उसी बंजर जमीन से उसे सोने से भरा संदूक मिला है, जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ये बात सच है तो मैं वो संदूक हरिप्रसाद से वापस ले लूंगा। कुछ ही देर बाद सरपंच और मोहनलाल हरिप्रसाद के घर आए और उसे धमकाते हुए बोले, मुझे सोने से भरा संदूक दे दो हरिप्रसाद, जो तुमने मेरे खेत से निकाला है। बकवास मत करो। तुमने जमीन महाराज के सामने सब कुछ मुझे दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। उस पर सोना निकले चाहे मिट्टी, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। सरपंच को जब कोई सहारा नहीं दिखा
तो वो दोनों महाराज के पास वापस आए और कहने लगे, महाराज की जय हो। अब तुम्हें क्या समस्या हो गई सरपंच? महाराज, जो हरि प्रसाद ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी, उसमें से एक सोने से भरा संदूक निकला है, जिसे हरि प्रसाद ने अपने कब्जे में ले लिया है। महाराज, कैसे भी करके ये संपत्ति मुझे वापस करवा दीजिए। सैनिकों, हरि प्रसाद को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सैनिक हरि प्रसाद को तुरंत ही महल ले आए। महाराज, सरपंच जी झूठ बोल रहे हैं। संदूक इनके बंजर जमीन से निकला है, जो इन्होंने मेरे नाम कर दी थी। महाराज, हरि प्रसाद झूठ बोल रहा है। ये मेरे बचपन का मित्र है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ। अब मुझे समझ में आया ये भलाई कैसे करता था, क्योंकि ये एक चोर भी है। दरबार में बहस हो ही रही थी, तभी वहाँ राजकुमार पहुँच गए। वो हरि प्रसाद को देखकर महाराज से बोले, अरे पिताजी, ये तो वही व्यक्ति है जिसने आपकी जान बचाई थी। तुम क्या कहना चाहते हो? कल रात जो दूसरे राज्य के सैनिक पकड़े गए हैं, जो आपके मारने वाले थे, ये सूचना इसी व्यक्ति ने मुझे दी थी। और जो शत्रु था वो कोई और नहीं, हमारा प्रधानमंत्री ही है। ये बात भी इसी ने बताई थी। तो ये बात इसने मुझे सीधे क्यों नहीं बताई? मैंने इनसे कहा था कि यह बात वो स्वयं महाराज को बताएं, तो वे तुम्हें इनाम भी देंगे। हरि प्रसाद, तो तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई? महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा से एक ही बात सिखाई है कि कर भला तो हो भला। ये सुनकर महाराज को समझ आ गया कि हरिप्रसाद कितना अच्छा आदमी है, पर दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने इसके साथ गलत किया। महाराज ने फिर गुस्से से कहा, सरपंच और मोहनलाल, तुम दोनों ने सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जल्दी बताओ। दोनों ने सच्चाई बताना ही सही समझा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम झूठ बोल रहे थे। यह हरि प्रसाद ही सही कह रहा है। सैनिकों, उन दोनों को ले जाकर तहखाने में डाल दो। महाराज, कृपया करके इन दोनों को छोड़ दीजिए। अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम इन्हें बचाना चाहते हो। महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो दोनों ने मेरे साथ बुरा किया था तो उनके साथ बुरा हुआ, और मैंने सबके साथ अच्छा किया था तो मेरे साथ अच्छा हुआ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यकीन है कि यदि मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो किसी दिन फिर ये तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। मैं आदेश देता हूं, तुम्हारी उपजाऊ जमीन तुम्हें लौटा दी जाए, सरपंच से उसका पद छीन लिया जाए और 1 साल के लिए कारावास में डाला जाए। और मोहनलाल को 5 वर्ष के लिए गांव निकाला दिया जाए।